हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज के इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं चारों क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, साथ में हम जो चार क्वांटम संख्या यहां पर आपको समझाने वाले हैं। चार क्वांटम संख्या कौन कौन से? प्रधान क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विगंशी, तीसरा है चुंबकीय और चौथा है चक्रण। चारों क्वांटम संख्या को हम क्रम से आपको समझाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी क्वांटम संख्या आप कैसे निकाल पाओगे या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे, ये पूरा यहां पर डाउट क्लियर हो जाएगा। आप यदि 11th क्लास के हैं तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी कहता हूं यदि आप इसे अंत तक देख लेंगे तो आपसे कभी क्वांटम संख्या नहीं भूलेगा। मतलब पूरा बेसिक के साथ क्वांटम संख्या मैं आपको समझाने वाला हूं। इसलिए प्लीज बच्चे लोग, यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उसे भी आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम संख्या है क्या? तो पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि चार संख्याओं का सेट यानी समुच्चय है जिनकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, जैसे कि स्थिति, ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार व दिशा आदि। उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर के ये जो क्वांटम संख्या एक प्रकार का समूह है इलेक्ट्रॉनों के लिए, जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा निहित है ये प्राप्त कर पाते हैं, किस प्रकार के ऑर्बिटल में उपस्थित है, इसकी आकार कैसी है, इसकी दिशा कैसी है। चार चीजों का तो मुख्य रूप से हम यहां पर पता ही करेंगे कि कोष की संख्या कौन सी है, इनमें उपकोष में ऑर्बिटल कहां पे, इसका चक्रण कहां पे है, ये चीज तो हम क्लियर यहां पर पता ही कर पाएंगे। तो प्रधान क्वांटम संख्या, इसके बाद हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या। क्रम से आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा। तो भी क्वांटम संख्या की परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि एक प्रकार का समूह है, एक प्रकार का एक छोटा सा समूह है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कक्षा पे चल रहा है, कहां पे उसकी दिशा है, उसका चक्रण कितना है, उसका एनर्जी कितना है, चक्रण वामवर्त है या दक्षिणावर्त है, ये चीज हम यहां पर किस उपकोष में, किस ऑर्बिटल पे है, इसकी आकार क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसके निर्धारण करने के लिए क्वांटम संख्याओं को लाया गया, ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति व दिशा, सही उसके आकार की पता कर पाए। ओके, समझ में आ गया कि क्वांटम संख्या है क्या? तो एक प्रकार के भाई साहब समुच्चय है, एक प्रकार का समूह है चार संख्याओं वाला। वो चार संख्या कौन सा हो जाएगा? प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर है, समझ में आया? जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा बोर-बरी का सिद्धांत, है ना, कि नाभिक के बोर का भी मॉडल और इसके बाद बोर-बरी का सिद्धांत 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और बोर ने अपने मॉडल में बताया था कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, वृत्ताकार पथ पाया जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ को ऊर्जा कोष, ऊर्जा स्तर या कक्षा कहा जाता है। पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को हम N और चौथे को M कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बोर-बरी का जो नियम आया तो बोला 2, 8, 18, 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2n² के हिसाब से। तो इन्हीं को सही तरीके से व्याख्या करने के लिए चार ग्रुप बना दिया गया, व्याख्या करने के लिए चार ग्रुप, जिससे हम कहते हैं क्वांटम संख्या है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया, चक्रण हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे लोग प्रधान क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। देखो, इस क्वांटम संख्या से मुख्य कोष या ऊर्जा स्तर व्यक्त होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसे n से व्यक्त किया जाता है। यह क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखाओं को स्पष्ट करती है। अब देखो, ये जो क्वांटम संख्या मैं आपको समझा रहा हूं, ये कब समझ में आएगा? जब आपसे आपवाहु का सिद्धांत बनेगा। आपवाहु के साथ साथ हुंड के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम बनेगा। ये दो चीजें आपसे बन रहा है, तभी ये क्वांटम संख्या आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप क्वांटम संख्या समझ नहीं पाओगे। तो दो चीजें जरूर समझे। जैसे यहां पर आप समझ गए कि प्रधान क्वांटम संख्या भाई साहब ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर को बताता है। जैसे यहां पर मैं एक कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। जब मेरे बच्चों इस पे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, 2p6, फिर आपका 3s1 हो जाता है। अब देखो, ये जो s के साथ है, जो s के साथ है, ध्यान दीजिएगा, जो s के साथ है, ये एक जो है ये बताता है प्रथम कोष,
क्या बताता है? प्रथम कोष। ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये बताता है द्वितीय कोष। कौन सा? द्वितीय कोष या ऊर्जा स्तर। ये जो आपको 3 दिख रहा है, ये बताता है तृतीय कोष। क्या? तृतीय कोष। और यही हमारा है भाई साहब n, जिसे हम कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। हम कैसे बता पाएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रधान क्वांटम संख्या कितना है? तो आप जैसे किसी भी तत्व का यदि आपसे पूछा जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ऑक्सीजन के, देखिएगा, ऑक्सीजन के 5वें इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन दे दिया जाए, ऑक्सीजन के 5वें इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या बताओ। देखो जरा, मैं अभी आपको बताता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य मतलब कौन से कक्षा पे है। तो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, 1s2, 2s2, 2p6 और 2 2 4 4 4 8 हो जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग, ठीक है सर। इसमें आपके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। हमने कहा कि इसका 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है? तो 2 2 4 और 5वां आपके पास यहां पर, क्योंकि 1 2 3 4 ये 5। अभी जो 5वां इलेक्ट्रॉन कहां है? दूसरे में। तो यहां पर n बराबर आ गया आपका 2, n बराबर 2, यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपने बता दिया कितना? n बराबर 2। सिंपल है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर पर है, किस कोष पर है। ऊर्जा स्तर की बात करें, जैसे हमने कहा जब n बराबर 1 है तो ये प्रथम हो गया, n बराबर 2 है तो द्वितीय हो गया, n बराबर 3 है तो तृतीय हो गया, n बराबर 4 है तो चतुर्थ हो गया। तो चारों यहां पर हमने लिया कि n का मान 1 आ गया। समझ रहे हैं? तो आप कैसे बता पाओगे? जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखोगे तो बता पाओगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे हम क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। तो प्रधान क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जो है हमें बताता है कि जो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन है किस कोष में है, किस ऊर्जा स्तर पर है या किस ऑर्बिट पे है। ओके, समझ में आया? इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा n का मान 1 आ गया तो आप बताओगे प्रथम कोष में है, के कोष में है ना। दूसरा यदि n बराबर 2 आ गया तो l कोष में है ना। ऐसे ही हमारा n बराबर 3 आ गया तो m, n बराबर 4 आ गया तो n। तो ये हमें n के मान, किसी भी इलेक्ट्रॉन के n की मान हमें पता है कि 5 है, n का मान 5 है, मतलब ये 5वें कोष में है। समझ रहे? ये बता देता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के यदि मुख्य क्वांटम संख्या पता हो, प्रधान क्वांटम संख्या पता हो, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे हमें पता हो भाई साहब, तो वो हम बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किस कोष में है, 1 2 3 4 5 में। समझ रहे हैं? प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा में। या हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो तो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का कोष भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और उससे आप कोष निकालो। ऐसे प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलिए, दूसरा नंबर है कि प्रधान, जो हमारा ये प्रधान क्वांटम संख्या की अभिलक्षण है कि क्या क्या हमें जानकारी दे सकते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन के नाभिकों से दूरी प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम बता दिए भाई साहब कि ये हमारे तीसरे कोष में है तो नाभिक से दूरी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला भी होता है। समझ रहे हैं कि अब यदि हमको पता हो जाए कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उससे दूरी निकाल सकते हैं। सिंपल है, ये चीज बताया। भाई इलेक्ट्रॉन पहले पता होना चाहिए ना किस कोष में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो जब कोष पता हो गया तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक से हम उसकी दूरी पता कर पाएंगे, किस कोष में है तो नाभिक से दूरी कितनी है। इसी के साथ साथ n के मान से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य परमाणुओं की ऊर्जा का निर्धारण होता है। जैसे En बराबर हम 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर स्मॉल m n स्क्वायर अपन h स्क्वायर। n का मान यहां पर रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, मॉस है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, h प्लैंक नियतांक है, इनका वैल्यू रखेंगे तो एनर्जी आ जाती है। ठीक है, समझ में आया? और यह भी पता चल पाता है n के हिसाब से, n यानी मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर कि किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो n बराबर जब 1 रखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n बराबर जब 2 रखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो सकता है। 3 रखते हैं तो 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 हो सकता है। इसको हम बोरबरी का नियम कहते हैं और जिसको हम बखूबी से आपको समझाए हैं।
प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, प्लेलिस्ट जाओ, आपको जो भी डाउट हो उससे कमेंट बॉक्स में पिन करो कि सर हमें ये डाउट है, हम आपके लिए उस वीडियो को जरूर लाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका पहला क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये बता दिया प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, ये चीज वो व्यक्त करता है और स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक, चीजें क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। जैसे ही हमने बात की प्यारे बच्चों कि हमने कहा कि हमारा ये चारों ओर वृत्ताकार पथ है तो इसे हम कोष कहते हैं। अच्छा, इनमें उपकोष भी पाया जाता है। उपकोष कैसे सर? जैसे हमारा पहला के है, इसमें केवल एस उपकोष पाया जाता है, इसमें एस और पी बताता है ना, इसमें एस पी और डी, और चौथा जो होता है एस पी डी और एफ। यानी जो आपका पहला कोष है उसमें केवल एक उपकोष है एस, जो हमारा प्यारे बच्चों दूसरा कोष है उसमें दो उपकोष है एस और पी, जो तीसरा कोष है उसमें तीन उपकोष है एस पी और डी। पहले में केवल आपका एस होता है, दूसरे में एस और पी होता है, तीसरे में होता है एस पी और डी होता है, चौथे में होता है एस पी डी और एफ होता है। प्यारे बच्चों एस की बात करें तो केवल एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। जब हम पी के लिए बात करते हैं तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब हम डी की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। जब हम एफ की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में आपका 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, तो एफ में प्यारे बच्चों 7 ऑर्बिटल। तो यदि जो हमारा एन है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, ये कोष को बता दिया, तो जो हमारा एल है जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये उपकोष को बताता है। किसको बताता है? उपकोष को बताता है। समझ में आया? कैसे? समझो। द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। इसका हम मान कैसे निकालेंगे ये चीज भी हम समझेंगे। थोड़ा सा क्वांटम संख्या पकाऊ है, लेकिन जो बच्चा आज के इस लेक्चर को देखेगा, मैं गारंटेड कहता हूं, बड़े मेहनत से इसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन बेसिक तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ रहे हैं? तो ये हमारा एल है, इसका काम है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बता देना किस उपकोष में है, वो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। एल के कुल मान प्रधान क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करता है। एल का जो भी मान निकलेगा वो हमारा एल के आधार पर होगा, और एल का फार्मूला होता है n-1। एल का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों n-1। जब हम एल निकालते हैं तो n-1 के आधार पर निकालते हैं। प्रथम कोष में n बराबर 1 होगा तो l बराबर 1 - 1 बराबर 0, यानी प्रथम कोष में आपका 0 दिख गया, और जब भी 0 दिख जाए मतलब ये s बताएगा, s उपकोष। किस उपकोष? s उपकोष में। समझ रहे हैं? फिर से समझना आप कि जो l का मान है प्यारे बच्चों 0 से लेकर के n-1 तक होता है। कहां तक? n-1 तक होता है। n-1 तक होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चा लोग, समझ रहे हैं? ठीक है, ये चीज है कि l के कुल मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। जहां पर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा, और 4 रखेंगे तो 3 आएगा। दूसरा, l से हमें यह पता चल पाता है कि इनकी ऊर्जा कितनी निहित है। जैसे S में सबसे न्यूनतम ऊर्जा होता है, P में उससे ज्यादा, D में उससे ज्यादा, F में सबसे ज्यादा। मतलब ये ऊर्जा के क्रम है। समझ रहे हैं? कोषों की तुलना में यदि ऊर्जा के रूप में करें तो ये S P D F है। ऊर्जा स्तर बाहर की ओर, जैसे नीचे निम्न ऊर्जा स्तर, जैसे आप ऊपर की ओर चलते जाओगे, पहले कोष से दूसरे कोष, दूसरे कोष से तीसरे कोष, तो इनका ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ता जाता है। साथ में यदि L का मान 1 है तो वृत्ताकार आकृति बताता है। L के आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की आकृति बता सकते हैं। उपकोष के आकार को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो उपकोष में पाया जाता है उसका आकार बताता है, क्योंकि हमने 0 कहा, 0 मतलब S उपकोष, और S उपकोष मतलब वृत्ताकार। L बराबर 1 तो डमरूनुमा, और 2 आ गया भाई तो दोहरा डमरूनुमा। कैसे दोहरा डमरूनुमा? कैसे सर? ये वृत्ताकार हो गया। यदि डमरूनुमा है, सिंगल है, तो ये डमरूनुमा, दोहरा डमरूनुमा, एक डमरू ऐसा बना दो और एक डमरू ऐसा बना दो, ये दोहरा डमरूनुमा हो जाता है। सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। साथ ही एल के आधार पर हम पूरा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको यदि नोट्स बनाना तो दिक्कत ना हो सके, तो एल के मान से किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। अब ये अलग मैटर है, कोणीय संवेग क्या है, इसके आधार पर हम किसी चीज को कैसे गणना करें। अभी हम यहां पर केवल क्वांटम संख्या बता रहे हैं।
तो क्वांटम संख्या बताता है, देखो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा बताएगा और जो आपका दूसरा क्वांटम संख्या यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या ये बताएगा मेरे बच्चों क्या, ये बता देगा आपको उसके उपकोष के बारे में। कैसे बताएगा? यदि n बराबर 2 है, n बराबर 2 है, तब l का मान बताओ, l का मान। तो मैंने कहा l बराबर सर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। अब 1 का मतलब ये हुआ कि ये p को व्यक्त कर रहा है। यदि l बराबर 0 आता तो बताता केवल इसमें s है। यदि आपको मिल गया कि l बराबर हमारा 1 आया तो इसमें भाई साहब p है, हो सकता है इसमें s भी हो, समझ रहे हो? तो इसमें 1 है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1 के पहले हमारा 0 होना चाहिए, इसलिए हम कह देंगे s और p। क्यों? थोड़ा हम आपको एक नियम समझा दे रहे हैं कि जो l का कुल मान है 0 से लेकर के n-1 तक हो सकते हैं। तो यदि हमारा भाई साहब 0 से लेना ही पड़ेगा तो हमने कहा कि n बराबर 1 रख दो तो 1 माइनस 1 0, यदि 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 0 को आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि s जो है वो p के संगे चलेगा ही। एक चीज मैंने यहां पे समझाया था आपको कि पहले में s, दूसरे में sp, p है तो मान लो उसमें s है, ही d है मतलब उसमें s और p तो है ही है। यदि f नजर आ रहा है तो समझ लो उसमें s, p और d भी है। बड़े के साथ छोटे हमेशा पीछे कर सकते हैं, मतलब पीछा कर सकते हैं। s के साथ p नहीं भाग सकता लेकिन p के साथ s पीछे पीछे दौड़ रहा है। इसी के साथ जब d हम ले लेते हैं, तीसरे में d आ जाता है तो s और p उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और जब चौथे में f की बात कर लेते हैं उसमें s, p और d तीनों दौड़ रहे हैं उसके पीछे पीछे। समझ रहे हो? द्विगंशी क्वांटम संख्या मेरे बच्चों l का मान हम 0 से लेकर n-1 तक लेते हैं। जैसे n बराबर 3 आ गया तो आप कहोगे सर l बराबर n-1 तो 3 माइनस 1 बराबर 2, मतलब इसमें भाई 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, मतलब s भी पीछा कर लिया, p और d तीनों चीज। यदि हम कह दें कि n बराबर 4 है तो आप कहोगे l बराबर सर n-1 यानी 4 माइनस 1 बराबर 3, मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 और 3 भी है। ये तो है आप, और ये 2 है तो ये d, और ये है p और ये s। देखो f के साथ सारे सारे संगे संगे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उसको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब आप किसी भी यदि कह दें, एक क्वेश्चन करते हैं, देखना बहुत सिंपल तरीके से आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। देखो बोल दिया जाए नाइट्रोजन के छठे इलेक्ट्रॉन है ना, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए एल व एन का मान। ठीक है, देखो जरा, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2 2 4 और 2p3 हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बच्चा लोग 3 इलेक्ट्रॉन है। ये लो, छठा इलेक्ट्रॉन कहां पे है? काउंट करो, 2 1 2 3 4 5 यहां पे है छठवां इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो n का मान है ये 2 है, ये कोष बताता है ना, इसलिए हमने पता कर लिया है। और जो हमारा भाई l का मान है वो p में है, इसलिए p के लिए हमारा मान याद रखिए, s का मान 0 होता है, p के लिए हमारा 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों भाई साहब? और आप कहोगे सर आप ये बताओ, आप 0 भी कह देते थे, l का मान हो सकता है, क्योंकि इसमें s भी है ना, दूसरे कोष में n बराबर 2 आ गया तो दूसरे कोष में s भी है और p भी है। देख लो, s भी है और p भी है, इसलिए हम कह रहे थे दूसरे कोष में s भी है p भी, इसलिए तो कहा 0 से लेकर n-1 तक। यदि n का मान 4 आ गया तो 4 माइनस 1 3 करोगे, और चौथे कोष में बताओ ना s भी है, p भी है, d है, f है, इसलिए तो कहते हैं 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। यार मजा आ रहा होगा। अब ऐसे नहीं है कि आप आसानी से कर लो, समझ रहे हो, ये चीज है। तो m हमारा, l का मान हमारा कंप्लीट हुआ बच्चा लोग, समझ में आ गया होगा। आप चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताता है कि किस ऑर्बिटल में है, सिंपल है, इसे m से दर्शाते हैं बस, और कुछ भी नहीं, किस ऑर्बिटल में है। अब बात आ गई ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तब मजा आएगा प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जीवन प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव भी व्याख्या करता है। इस पर अलग से मैं बताऊंगा जीवन और स्टार्क प्रभाव क्या है।
यह उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या को बताता है, जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। और जब भी हम इसको स्मॉल m का मान निकालना चाहेंगे, जब भी वो हमारा 2l+1 के आधार पर निकलेगा, जिसका मान -l से +l तक होगा। ठीक है, -l का मतलब ये है, जैसे -1 है तो बीच में 0 है और +1, ऐसा एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। अब यदि हम m के मान के लिए बात करें तो m का मान जो होता है 2l+1 होता है। ये कैसे निर्धारण करोगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने कहा, थोड़ा देखता हूं, n बराबर 2 लेकर चलता हूं। n बराबर जब 2 ले लिया मेरे बच्चों, तो l बराबर कितना होता है, n-1, यानी 2 - 1 बराबर 0। ओ माय गॉड, 1। ठीक है, कितना हो गया, l बराबर 1 आ गया, l बराबर 1 आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि m का जो मान होता है -l से लेकर +l तक होता है, +l तक होता है, -l से लेकर +l तक होता है। मतलब हमारे पास l का मान 1 आया तो हो जाएगा -1, 0 और +1। ये हो गया किसके लिए, n बराबर 2 के लिए। मतलब दूसरे कक्षा में जो हमारे m का मान पे बच्चों -1, 0, +1, ये चीज है। जब हमने 1 लिया और हमने आपको बताया था 1 के साथ 0 ऑलरेडी रहता है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि हम एक बार फिर समझाना चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा, पहले कोष में s है, दूसरे में s और p है, तीसरे में sp और d है, तो और चौथे में sp, d और f है। तो यदि s है तो सिंगल है, यदि p है तो उसके संगे s रहेगा, यदि d है तो उसमें p और s भी रहेगा, यदि f है तो d, p और s, दी तीनों चीजें रहेंगी। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि s के संगे p नहीं चल सकता, लेकिन p के संगे s चलता रहेगा। समझ में आया? अब ये थोड़ा आपको दिक्कत कर रहा होगा कि ये कैसे याद करेंगे सर, थोड़ा मैं यहां पे समझाऊंगा। जैसे l का यदि हमने 0 लिया, l का मान हमने 0 लिया, ठीक है, तो भाई m का मान जो हो जाएगा 2 × 0 धन 1, यानी हमारा 1 आ जाएगा। मतलब ऑर्बिटल की संख्या 1 होगी। ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी, 1 होगी। ठीक है, और यदि हम l बराबर 1 ले लेते हैं यानी p में, तो ऑर्बिटल p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसी प्रकार l बराबर 2 ले लेते हैं d में, तो d में ऑर्बिटल 5 होते हैं। l बराबर हमारा 3 है, तो भाई इसमें ऑर्बिटल की संख्या 7 है। फार्मूला निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल की संख्या निकाल सकते हैं l के आधार पर। l बराबर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, सिंगल। समझ रहे हो? क्लियर है? इतना समझ में आया कि ऑर्बिटल की संख्या कैसे निकालेंगे, ये l के आधार पर, क्योंकि हम वैल्यू रखेंगे 2l+1 पर। l का मान 0 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 ऑर्बिटल। l बराबर यदि 0 है तो 1 ऑर्बिटल है, उसमें s है, मतलब l बराबर 1 है, मैंने पहले ही बताया, p है, मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल है। l बराबर 2 है, मतलब d है, तो इसमें 5 ऑर्बिटल है। l बराबर 3 है तो इसमें 7 ऑर्बिटल है। इसको मैंने विथ एग्जाम्पल आपको समझाया है, उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। जैसा हमने बताया था कि जैसे हमारे पास n बराबर 1 यानी पहला कोष हो तो ये s को बताता है, n बराबर 2 है तो इसमें s और p 2 उपकोष हैं, है ना। n बराबर 3 है तो उसमें s, p और d 3 उपकोष हैं। n बराबर 4 है तो उसमें s, p, d और f है। इससे आप l का मान सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। l बराबर हमने कहा n-1, मतलब 1 1 कम 1 0 हो जाएगा। l बराबर 2 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, भाई 1 होगा, है ना। और फिर l बराबर 3 - 1 तो 2 होगा, l बराबर 4 - 1 बराबर 3 होगा। देखो जरा, तो f 3 को बताएगा, d 2 को बताएगा, p 1 को बताएगा। इसी प्रकार से इसमें हम बता दिए थे कि 0 है तो s है, 1 है तो p है, और 2 है तो d है, 3 है तो f है। आप कहोगे सर इसमें समझेंगे कैसे, हम कैसे समझेंगे, सब क्या बता रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा है। मैं कह दूंगा mg के 10वें इलेक्ट्रॉन की, 10वें की निकालना है तो mg होता है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लो भाई साहब, कंप्लीट है, क्लियर है। तो 2 2 4 6 10, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें, 11 और ये 12। इसमें n का मान कितना है, 3। s है मेरे बच्चों, s है तो l का मान 0। ठीक है, ऑर्बिटल बता रहा है, ऑर्बिटल एक सिंगल है। देखो जरा, ऑर्बिटल ये s है तो s के लिए भी हमारा m का मान 0 होगा, s के लिए भी m का मान 0 होगा। अब लास्ट रह जाएगा चक्रण, तो यदि ऊपर की ओर तो इसका +1/2,
यदि नीचे की ओर है तो -1/2। तो 12वां इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो इसको -1/2। इस तरीके से चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हो, चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। चक्रण में कुछ नहीं है भाई साहब। यदि उसका दक्षिणावर्त है तो +1/2 और यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त है तो -1/2। ये मान है। यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप s का मान निकालना चाहते हो, चक्रण क्वांटम संख्या का मान निकालना चाहते हो, तो बस उसकी दिशा पता होनी चाहिए। यदि वो क्लॉकवाइज है मतलब दक्षिणावर्ती तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज तो फिर -1/2। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मैं किसी भी तत्व को ले लेता हूं, क्लोरीन ले लेता हूं। क्लोरीन है प्यारे बच्चों 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं, मैं कह दूं कि 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 15वां इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। 2 2 4 6 10 10 2 12, 15वां इसमें है। तो देखो जरा मैं बताता हूं 15वां कौन सा पेरे बच्चों, 3 है ना। तो देखो मैं बताऊंगा, 12 हो गया, 13 14 15। सबसे पहले n बताना है। n का मान कितना हो जाएगा 3, ये हमारा 3 हो गया n। ठीक है, इसके बाद हमको बताना है l कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। l का मान होता है n-1, मतलब 3 - 1 बराबर 2। तो n बराबर हमारा 3 था तो l बराबर 2 आ गया। अब बताना है m का मान। m का मान ये बताना है कि भाई ये किस में है, l में है। किस में है, l में। तो m का मान -l से +l तक होता है। तो यदि हम -l से लेकर चलें तो l का मान कितना आया हमारा, l का मान हमारा कितना आया भाई साहब, यहाँ पे हमारा 3 था तो 3 में घटाएं तो 2 आया। 2 का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि इस पर हमारा 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। लेकिन जब l का मान हमारा 2 होता है तो ये d को बताता है। ठीक है, जब l का मान हमारा 1 होता है तो ये p को बताता है। तो वास्तव में ये p में है, तो p में -1 0 और +1। तो हम इसको -1 से दर्शाएंगे, इसको 0 से दर्शाएंगे, इसको +1 से दर्शाएंगे। तो जो हमारा 15वां इलेक्ट्रॉन है इसमें है, इसलिए m का मान हो जाएगा +1। ठीक है, ये ऊपर की ओर है तो s बराबर हो जाएगा +1/2। यहीं पे लोगों को दिक्कत है, यही चीज नहीं कर पाते हैं। यहीं पे लोगों को दिक्कत है, यही चीज नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर मैं बताता हूं और मैं बताऊंगा भाई साहब। कैल्शियम है, कैल्शियम है 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 2 2 4 6 10 2 12, 12 6 18। ठीक है, फिर 4s2, 2 20 हो गया। अब इसमें मैं आपसे कहता हूं कि 10वें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 10वें इलेक्ट्रॉन, 10वां किसमें, 2 2 4 6 10, इसमें 10वां है, 3 है ना, 3 है। ठीक है, ऐसा देख लो। P के लिए जो L का मान होता है कितना होता है, P के लिए L का मान जो होता है वो कितना होता है फिर बच्चों, 1 होता है। याद रखिए आप। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर आप तो देखकर ही बता दोगे 2। L बराबर आप समझ लेना P है तो लिख देना 1 और कुछ भी नहीं। अब इसके 3 खंड हैं तो 0 -1 +1। कौन सा इलेक्ट्रॉन देखना, 10वां। यहाँ पे हो गया 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन है। ये +1 में, तो m बराबर +1। ठीक है, और s बराबर देखो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है तो -1/2। अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया भाई साहब? अब तो समझ में आ गया होगा। 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए यदि मैं 11वें इलेक्ट्रॉन की बात करता तो ये ऊपर की ओर है तो ये +1/2 हो जाता। अब जैसे मैं डी की बात करता, डी में भाई साहब कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 होते हैं, है ना। तो ये हमारा बीच में 0 कर लेना, इधर -1 इधर -2 इधर +1 और इधर +2। इनमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, इनके आधार पर ये m के मान है। किनके मान है, m के मान है। ठीक है, बाकी s का मान तो आप आसानी से निकाल सकते हो। s का मान निकाल सकते हो कैसे भाई, यदि ऊपर की ओर लाइन है तो +1/2, नीचे की ओर है तो -1/2। इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर हो जाता है खत्म, क्वांटम संख्याएं खत्म।
यार इसको तो समझाने लग जाऊं तो 2-3 घंटे में भी खत्म ना हो, इतने सारे एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तैयार कर लेना, और यदि डाउट होगा तो जरूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।